consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q, plus q and minus q, plus q and minus q, and of length 2a placed in a uniform electric field E vector, placed in a uniform electric field E vector making an angle theta with it, making an angle theta with it, making an angle theta with it, it has a dipole moment, it has a dipole moment of magnitude, it has a dipole moment of magnitude P is equal to Q into 2A. It has a dipole moment of magnitude P is equal to Q into 2A. अब जरा देखिएगा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। हमेशा जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए, या हम आगे मैग्नेटिज्म वाला भी चैप्टर पढ़ेंगे, जब भी कभी यूनिफॉर्मिटी की बात करी जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो उसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वी आर कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये तो हम लेते ही हैं डाइपोल में। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह। ठीक, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। ऐसे आप एरो बना लीजिए। एक दो तीन, एक एरो इधर बना रहा हूँ, ये हो गया। ये 4 एरोज हमने बना लिए और इधर आप लिखेंगे ई वेक्टर, इधर लिखेंगे ई वेक्टर। अब जैसे हमने यहाँ पर ई वेक्टर लिख दिया और एरोज का डायरेक्शन ये, इससे ये समझ में आता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो पॉजिटिव चार्जेस का रहा होगा, इधर पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन रहा होगा। ये मैं इधर बना रहा हूँ, आप बनाओ या ना बनाओ ज़रूरी नहीं है। और इधर कंसंट्रेशन जो है वो नेगेटिव चार्जेस का रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे करंट हो, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में बोल रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर उल्टा होता है, कंडक्टर के अंदर उल्टा होता है। वो चीज़ 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। फिलहाल पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। इसके बाद हमने क्या करा कि हमने ना एक डाइपोल रख दिया यहाँ पर, तो डाइपोल ऐसे बना लीजिए आप। दोबारा बोलो, क्या? पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स आती है तो नेगेटिव का क्या होगा? इनवर्ड्स। नहीं सर, उसकी भी आउटवर्ड्स ही आनी चाहिए। नहीं, नेगेटिव की इनवर्ड्स आती है। मैं बताऊंगा वो चीज़ जो है वो इसके बाद वाला टॉपिक वही है। ठीक है, वो ये है कि अगर एक सिंगल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अलग अलग फिगर्स का, अलग अलग शेप्स का मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैंने ये कहा कि ये जो मैंने एक ये लाइन बना रखी है, ये एक डाइपोल है। ठीक है, अब डाइपोल में हमने ये कहा कि नीचे वाला जो है यहाँ पर तो चार्ज है -q, और जो ऊपर वाला है यहाँ पर चार्ज है प्लस का q, ये। ठीक, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने कितना लिया था, 2a। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने लिया 2a। अब जरा देखिएगा कि ये जो प्लस q है, इस प्लस q पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है
तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, अगर फोर्स निकालना हो तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर क्या है प्लस क्यू, तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगी प्लस का क्यू ई। अच्छा फोर्स की डायरेक्शन ऐसे क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यानी कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, समझ गए। इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है तो नेगेटिव पर फोर्स इस तरफ लगेगी, साफ। वो तो मैंने क्यू नॉट चार्ज की बात करी थी, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की, यहाँ पर तो चार्ज प्लस क्यू है ना, इस वजह से कि प्लस क्यू पर अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई, ठीक है। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फोर्स दे देता है, सही है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज फोर्स निकालना है तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये करते हैं। अब ऐसे ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फोर्स माइनस क्यू ई, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, तो और वेक्टर लगा दीजिए अभी बता रहे। देखो हम ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है फोर्स की हेल्प से तो हमें चार्ज से उसको डिवाइड करना पड़ता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से फोर्स निकालना है तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर चार्ज कितना प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, मैंने इस डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद इस पर कोई फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स क्या लगेगा क्यू इंटू ई, और इस डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने का मतलब क्या है कि इधर सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है और इधर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, समझ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इस वजह से डायरेक्शन ये हो गई। सिमिलरली यहाँ माइनस क्यू है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर दिया, यहाँ तक क्लियर। अच्छा इसके बाद आप नोट करेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू force exerted on charge plus q by field E vector on charge plus q, force exerted on charge plus q। सर वो ऐसे क्यों रखा है, ऐसे क्यों नहीं रखा क्या? डायपोल, हाँ जो डायपोल है। अच्छा डाइपोल वो हमारी मर्जी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब इसमें डेरिवेशन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक मतलब जो डाइपोल है वो इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ में वो एंगल बना रहा है थीटा। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ये थीटा 0 डिग्री है तो फिर ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो ये ऐसे रखा हुआ है, तो थीटा का इसमें क्या रोल होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। तो मैं ये निकालना चाहता हूँ कि भाई फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस क्यू ई वेक्टर, ठीक है, और डायरेक्शन लिखेंगे अलॉन्ग ई वेक्टर, अलॉन्ग ई वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर लिखें आप डाइपोल की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी आएगा ना, डाइपोल की वैल्यू 0 मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, हाँ डाइपोल की वैल्यू है 2a, हाँ a टेंड्स टू 0। नहीं डाइपोल की वैल्यू नहीं, ये डिस्टेंस इसके बीच में, जैसे अगर हम डिस्टेंस है ना ये 0 कर देंगे हाँ, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी आएगी। अगर इसको मैं 0 रखूँगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डाइपोल का, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बताएंगे, हमने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, है ना, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्या थे, एक तो हमने एक्सियल निकाला था और एक इक्वेटोरियल निकाला था, तो ये क्या आया था 1/4πε0 क्या था 2p/r³। तो सीधी सीधी बात है कि 2p में क्या है, ये जो p है ये p कितना था हमारा, p था q × 2a, ये तो क्लियर है कि अगर 2a 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। वही फॉर्मूला यही तो डिराइव करा था हमने लास्ट क्लास में ये करा था 1/4πε0 2p/r³, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सर,
तो इसमें P क्या है, P तो Q इंटू 2A है ना, तो आप ये तो कह रहे हो कि अगर 2A 0 हो जाए, अगर 2A 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही गया भाई, न्यूमरेटर 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0। ठीक है, कुछ और पूछना चाह रहे हो क्या? नहीं समझ आया? नहीं ये तो आगे समझ वो क्वेश्चन आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो चलो बता देना क्या पूछना चाह रहे हो, बता दो। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस Q, ये क्या हो गया माइनस Q E वेक्टर, और इसका आप डायरेक्शन लिखेंगे अपोजिट टू E वेक्टर। अपोजिट टू E वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल पर एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और उस वैसा ही बराबर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ना तो ये इस तरफ जा पाएगा ना ये इस तरफ जा पाएगा, तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन वो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। समझ गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये वाला फोर्स, ये जो दोनों चार्जेस हैं ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है और बस इनकी जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ठीक, लेकिन वैल्यू सेम है। तो हमने ये कहा है कि अगर इस पर फोर्स इधर लग रहा है प्लस का क्यू ई, तो इस पर फोर्स लग रहा है माइनस का क्यू ई, इस माइनस क्यू ई का मतलब ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो जब इक्वल फोर्स इधर और इधर लग रहा है तो फिर कैंसिल होगा, तो फिर वो कहीं जाएगा ही नहीं, वो डाइपोल यही रहेगा, ठीक है। सर हाँ सर ये सेम जगह पे चलना लग रहा है इधर और उधर फोर्स, बिल्कुल अलग सही अलग है। जगह पे लग रहा है, घूम नहीं जाएगा। घूमेगा, वो घूमेगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है मतलब ये लीनियरली कहीं नहीं मूव करेगा, लेकिन ये घूमेगा जरूर, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक पॉइंट पर नहीं लग रहा है, फोर्स अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है। तो आप यहाँ नोट करेंगे hence the ऐसे तो जो फर्स्ट पॉइंट पे लगता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, उसमें जो अट्रैक्ट करता है रिपल करता है, तो वो भी मूव नहीं होता। जो अट्रैक्ट करता है और रिपल करता है वहाँ पर पॉइंट चार्ज था, और वो पॉइंट चार्ज जो है वो ओपन स्पेस में रखा हुआ था। अब क्या है कि अब ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कुछ ना कुछ असर डालेगा। फॉर एग्जांपल एक वैसी नॉर्मल सा आयरन पीस है, उस आयरन पीस को वैसे ही एटमॉस्फेयर में रख दो तो पड़ा रहेगा, महीनों पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने क्या करा कि आपने उसको यहाँ पर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इधर साउथ पोल है मैग्नेट का, तो अब बीच में ऑब्वियस सी बात है, अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने अगर उस आयरन पीस को यहाँ पर लाकर रखा तो फिर वो इस मैग्नेट के किसी न किसी पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब अब उसमें मोशन आ जाएगा। तो यहाँ पर इस डाइपोल पर मैं कोई ताकत नहीं लगा रहा हूँ, हम मैनुअली किसी तरीके की फोर्स नहीं लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहा है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इस पर फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको या तो खींचेगा या रिपेल करेगा या घुमाएगा, एक्चुअल में घुमाएगा, ठीक है, वही मैं लिखवा रहा हूँ, नोट करें। हेंस द net translating, hence the net translating force on a dipole, translating force on a dipole in a uniform electric field, in a uniform electric field is zero। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ट्रांसलेटिंग फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा कि मतलब सीधा लीनियर मोशन है, हम ये कहेंगे नहीं है, ठीक। उसके बाद बट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट द टू इक्वल एंड opposite forces act at but the two equal and opposite forces act at different points of the dipole form a couple which exerts a torque तो इससे होगा क्या
कि आप ये देखिए कि जैसे एक साइकिल का पेडल होता है बिल्कुल सेम वैसा ही काम होगा कि यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरीके से लग रही है, ये ना तो इस डाइपोल को इधर मूव होने देंगे, ना इस डाइपोल को इधर मूव होने देंगे, लेकिन एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो ये जो फोर्स हैं ये एक कपल बना देंगे जब दो अलग अलग पॉइंट्स पर, जैसे कि आप ये देखेंगे, कभी आप नोटिस करना, जो साइकिल अगर आप चलाते हैं ना, तो साइकिल का जो बड़े वाला व्हील होता है, उस बड़े वाले व्हील पर पेडल कनेक्टेड होते हैं, तो जो पेडल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं हमेशा। कभी भी देखना कि वो पेडल जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक। तो अगर मैं एक पेडल पर इधर फोर्स लगाऊंगा और दूसरे पर इधर लगाऊंगा तो वो हमेशा उसको रोटेशनल मोशन दे देगा, ठीक है, वो उसको रोटेशनल इफेक्ट दे देगा। तो जब हम किसी एक स्ट्रेट लाइन पर एक इक्वल फोर्स इधर और एक इक्वल फोर्स इधर लगाते हैं तो वो एक कपल बना देता है। तो उस कपल की वजह से क्या होता है, रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल फोर्स को ही हम टॉर्क बोल देते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा इसमें कि यहाँ पर आपको नोट करना है कि टॉर्क इज इक्वल टू, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू either force, torque is equal to either force into perpendicular distance between the two forces into perpendicular distance between the either force into perpendicular distance between the two forces. टॉर्क का सिंबल टाउ होता है, हाँ इसका फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूला है टॉर्क का। टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारा कि जब एक जो एंड पॉइंट है वो फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाला एंड जो है ये फिक्स है और ये वाला जो एंड है ये मूविंग है। तो जब हम क्या कहते हैं, जब हम सिर्फ एक पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तब क्या कहते हैं कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तो ये होता है टॉर्क का, और एक टॉर्क का ये होता है कि एक कोई मान लीजिए कोई बड़ा सा पोल है और उसके एक एंड पर यहाँ पर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और एक एंड पर यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर जो ऑटोमेटिकली जो इसका मिड पॉइंट होता है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है, ठीक है। तो एक पर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक पर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो क्या होगा कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं, ये जो हमारा है इसको बोल देते हैं हम टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स एट अ पॉइंट, इसको बोल देते हैं टॉर्क ड्यू टू अ कपल। जब एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर होता है तो उसका फॉर्मूला है इसी का सीधा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टाउ इनटू आइदर फोर्स, तो फोर्स चाहे क्यू ही ले लो चाहे माइन, हाँ अब थीटा 0 रहेगा, नहीं अभी थीटा 0 नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू, मैंने ले लिया क्यू ई मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो आप ये देखिएगा कि एक फोर्स तो ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, समझ गए भाई। एक फोर्स यहाँ पर लग रही है ऐसे और एक फोर्स यहाँ लग रही है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल दे रखा है बेटा, ये वाला एंगल थीटा है, तो खुद सोच लीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास ये दे रखा है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा, ऐसे ही नोट कर लो, कहीं रफ में लिख लेना कि साइन थीटा है मेरे पास, मैं साइन थीटा निकालूंगा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में तो साइन ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूँगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको चाहे तो आप x बोल दो, ठीक है, ये x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, ये हो गया 2a साइन थीटा,
तो QE इंटू 2A साइन थीटा। अब जैसे ही मैंने ये करा, टाउ निकाल लिया, QE इंटू 2A साइन थीटा, तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है, एक तो Q नज़र आ रहा है और एक 2A नज़र आ रहा है। Q और 2A जहाँ पर भी नज़र आए दोनों को साथ मल्टीप्लाई करके P कर दो, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे टाउ इज इक्वल टू Q कैसे बनाते हैं? इंटू 2A। हाँ, कुछ नहीं है, ऐसे करके नीचे से ऐसे घुमा दो इसको, है ना। Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट याद है? नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम ये कहते थे कि अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्ट निकलता था वो निकलता था बेटा ए बी कॉस थीटा। और अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसका रिजल्ट निकलता था ए बी साइन थीटा। साथ में एन कैप होता था, एन कैप सिर्फ ये बताने के लिए होता था कि इसकी डायरेक्शन होती है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाते थे वेक्टर का या यूनिट वेक्टर का। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो अगर टाउ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ऐसे कहेंगे। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बताइए जी, क्लियर है? समझ में आ गया भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें दोनों। अभिनव, हाँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जरूरी है टी फर्स्ट। ये वाला, हाँ ये लिख देना, बस यहाँ साइड में लिख देना वेक्टोरिकली। भाई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन कंप्लीट कर देंगे तो ठीक है, मतलब मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बाकी तो और कोई बात नहीं। उसके बाद नोट करें, एक लाइन लिखेंगे, क्लियरली टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ऐसे बता दो, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? Clearly, torque will be maximum when the dipole is held perpendicular to E vector. When the dipole is held perpendicular to E vector. डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। सीधी बात है कि अगर डाइपोल ऐसे होगा तो उस टाइम जो है हमारा जो ये टॉर्क है ये मैक्सिमम होगा। मतलब जो हमारा ये थीटा है, ये थीटा जब 90 डिग्री होगा, वो मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। साइन थीटा ही तो 1 होता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, यानी कि टाउ इज इक्वल टू पी ई हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर आकर हमारा ये डाइपोल वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करना है। वो स्टार्ट करने से पहले मैं वो जो लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ। तो न्यूमेरिकल CBSE में आ चुका है, और पिछली बार बस जाते जाते आपको बता दिया था कि ये ऐसे होगा। उसमें एंगल मैंने कंसीडर नहीं करे थे, वो गलत हो गया था, तो उसको ठीक से करें आप। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करेंगे। 3 पॉइंट चार्जेस
अवंतिका मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, ये देख लेना कि ये वही सेम क्वेश्चन है जो तुमने बताया था या कोई और है। ओके सर। ठीक है, बता देना, मैं नोट कर रहा हूँ सभी के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करेंगे। ये है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम point charges of +2 microcoulomb, -3 microcoulomb and -3 microcoulomb are kept at the vertices A, B and C respectively. Vertices A, B and C respectively, A, B and C respectively, of an equilateral triangle of side of side 20 centimeter as shown. फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में। What would be the sign and magnitude of the charge to be placed what would be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint of the charge to be placed at the midpoint M of side BC side BC, so that the charge at A remains in equilibrium, so that the charge at A remains in equilibrium. क्वेश्चन मार्क और फिगर इसमें दिया है। फिगर में ये दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A, B और C। तो A पर चार्ज है +2 माइक्रोकूलम का, B पर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का और C पर भी चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का। BC का मिड पॉइंट M दे रखा है, तो ये कितना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, इन्होंने बोला कि 20 सेंटीमीटर है उसका
जो दोनों चार्ज मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 ये 20, तो ये BM जो है ये 10 हो गया, और ये जो MC जो है ये भी आपका 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इसी तरीके से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो क्या पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर M पॉइंट पर जो BC का मिड पॉइंट है M, यहाँ पर आपको कितनी वैल्यू का चार्ज आपको यहाँ पर रखना होगा ताकि A वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि रेस्ट में रहे। अब जो हमने गड़बड़ करी थी वो गड़बड़ ये करी थी कि हमने यहाँ की फोर्स निकाल ली, यहाँ की फोर्स निकाल ली, ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि भाई ये एंगल पर लग रही है फोर्स, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पर वो ठीक है कि सिर्फ A और B के बीच में जो फोर्स है वो कैसे निकलेगी, K Q1 Q2 अपॉन R², ये करके निकलेगी। लेकिन इस पर इस वाले यहाँ पर कोई एक जो चार्ज रखा हुआ है +2 माइक्रो कूलम का, इसको इधर भी एक फोर्स खींच रही है, इधर भी एक फोर्स खींच रही है, तो वो जाएगा किस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही, वो क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट है ना डायरेक्शन, वो रिजल्टेंट डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और वो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, सिमिलरली ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल हमारे 30 डिग्री हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अब आप क्या करें कि फोर्स एक्सर्टेड, ये वाला जो फोर्स है इसको बोल दीजिए फोर्स एक्सर्टेड बाई B ऑन A बाई B ऑन A, इसको F1 बोल दो, F1, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगी ये कितनी होगी, ये लास्ट टाइम भी हमने निकाली थी, फिर कर लें, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2 × 3 K, 1/4πε0 को K बोल देते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R², तो 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁻⁻6, तो Q1 Q2 अपॉन R², R कितना है, R है हमारा डिस्टेंस कितना है 20 है ना, तो ये जो 20 है, तो 20 को क्या लिखोगे बेटा 20/100 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में निकालना होता है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। -6 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइक्रो कूलम है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया F1, तो वो नेगेटिव पीरियड है हाँ, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, ठीक है, इस वजह से सिर्फ वैल्यू वही दी है मैंने। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, K की वैल्यू है बेटा 9 × 10⁻⁹। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 3 × 6 और 54 उसकी पूरे की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ होती है, और 10⁻⁻6 कितना हो गया 10⁻⁻12, डिनोमिनेटर में 2/10 यानी कि 0.2 का स्क्वायर क्या हो गया 0.04, ठीक है 0.04, यहाँ से पॉइंट गया ऊपर 2 0 आ गए, F1 = सर 5.4 9 6 are 54, नहीं 4 भी तो है डिनोमिनेटर पर, 9 6 are 54 और 9 और ये 11 हो गया, तो
10 की पावर -11, इसको डिवाइड करके देखिए जरा। 4 13s आर 52 होता है और 52 हो गया तो 2 आ गया 13.5 आना चाहिए ना। एक मिनट, मैंने -11 के लिखा, माइनस 13.5 F1 इज इक्वल टू 13.5 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 आ गया नीचे, तो ये 10 कर दिया और ये पॉइंट इधर आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई 1.35 न्यूटन अराउंड AB। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन A से B की तरफ है, ये समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद मैं कहूँगा फोर्स एक्सर्टेड बाई C ऑन A। एक्सर्टेड बाई C ऑन A, ये बता दो, ये कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों भाई, इधर भी -3 है, इधर भी +2 है, सब डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम है, तो इसको बोलेंगे F2 भी 1.35 न्यूटन। ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अलोंग AC, अलोंग AC। अब रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं, रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं कि आप या तो ये कर लो कि F1 cos 30, या इसका भी F1 cos 30, या ये करते हैं कि भाई एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री, तो √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट निकालने का मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट वो मेथड भी लगा सकते हो आप, सर ये फॉर्मूला था, ये 11th में था, हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, तो नोट करिएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 resultant force of F1 and F2, ये क्या हो गया, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये होता है 2F1 F2 cos थीटा। अब यहाँ पर F1 कितना है 1.35, 1.35 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 1.35 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, यानी कि 1.35 इंटू 1.35 इंटू cos 60 डिग्री, इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ देखिए 1.35 का स्क्वायर इधर भी है, 1.35 का स्क्वायर इधर भी है, 1.35 इंटू 1.35 स्क्वायर इधर भी है, तो थ्रू आउट तीनों टर्म्स में से स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और जब स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वो बाहर आकर स्क्वायर हट जाएगा उसका, तो ये बाहर तो आ गया 1.35। अब जरा बताएं, यहाँ पहली जगह यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर भी 1 प्लस यहाँ पर 2, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1.35 √3 न्यूटन along AM, ठीक है। तो कायदे से मेरे को ये पता चल गया कि अब अगर मान लीजिए सिर्फ इन्हीं दो चार्जेस की वजह से इस पर फोर्स बताया जाए, तो वो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और वो फोर्स कितनी लगेगी, इतनी लगेगी फोर्स, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये चार्ज रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में रहे, है ना, तो इसका मतलब इतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, हाँ, तो अल्टीमेटली ये एम पर आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं लेकिन ए जो है वो रेस्ट में रहे, तो मैं ये कहता हूँ इतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, इतनी ही फोर्स, इन दोनों की वजह से फोर्स जो है वो ये लगेगी इस डायरेक्शन में, तो इतनी ही फोर्स जो है आप ऊपर की डायरेक्शन में लगा दीजिए, ये पॉइंट ये था, ठीक है। अब समझ गए कि नहीं समझे भाई? एक बात बताओ कि अगर मैंने ये कहा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कहाँ से लग रही है, तो एक तो इसकी वजह से लग रही है, एक इसकी वजह से लग रही है, इन दोनों का सम, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ऐसे नीचे
तो नीचे की तरफ ये चार्ज खींचा चला आएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि पॉइंट M पर मैं कितना चार्ज रखूँ कि ये नीचे की तरफ ना आए। तो मैं क्या करूँगा कि भाई जितनी फोर्स इस पर नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लगा दो, उतनी फोर्स ऊपर लगा दो, और जब उतनी फोर्स ऊपर लग जाएगी तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, बताइए भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखिएगा कि अब इतनी ही फोर्स मेरे को ऊपर लगानी है। तो आप नोट करें यहाँ पर, सर नीचे वाले जो नीचे लगे आप ऐड कर दीजिए। हाँ जो नीचे फोर्स लगे वो निकाल देंगे आपसे। ये तो निकाल दी ना। सर एक यहाँ जी भी लगेगी। हाँ नीचे लग रहा है फोर्स तो ऐड जैसा बोली वाले इसमें अरे इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। लाइट चार्जेस हैं, ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है। अगर होगा वो बता देंगे कि उसका वज़न इतना है तो तब मैं ग्रेविटेशन दूंगा ना, ठीक है। उनका कोई वज़न नहीं होता, बहुत हल्के होते हैं, तो उस पर जी कहाँ लगेगा जब मास ही इसका नेग्लिजिबल है। बेटा HC वर्मा पढ़ के आया लगता है। चलिए जी, अब AM निकाल लीजिए आप। AM की वैल्यू कैसे निकलेगी? AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, AB इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, और AM स्क्वायर प्लस BM कितना 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 20, 20 का स्क्वायर। तो AM स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस 100 यानी कि 300। तो AM कितना हो जाएगा √3 × 100, √300 होगा, तो उसको मैंने √3 × 100 लिख दिया। वो 100 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो AM इज इक्वल टू हो गया 10√3 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर ये नोट करें कि भाई ताकि हाँ मीटर में भी कर रहा हूँ, यहाँ तो सेंटीमीटर लिया, मीटर में करना है तो क्या हो जाएगा 10√3/100, जीरो से जीरो करा तो 0.1 × √3 मीटर हो गया। 0.√3 मत लिख देना, ठीक है, 0.1 × √3 मीटर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अब आप ये कहें और चार्ज at A to be in equilibrium, a force of 1.35 √3 Newton, 1.35 √3 Newton, 1.35 √3 Newton must be applied along, ये वाली फोर्स जो थी ये कहाँ लग रही थी along AM, मुझे कहाँ लगानी है along MA, along MA। Let the charge at M be Q, उसको आप Q मान लीजिए। और ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव है तो मुझे भी यहाँ पर पॉजिटिव Q चार्ज ही मानना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तभी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा therefore FMA, M से A की तरफ जो चार्ज जा रहा है FMA इज इक्वल टू 1.35 √3 न्यूटन, ठीक है। इतना ही होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या लेंगे हम K × Q मल्टीप्लाइड बाई A पर कितना चार्ज रखा हुआ है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में AM, इसीलिए तो निकाला था, तो 0.1 × √3, तो K Q1 Q2 अपॉन R² इज
इक्वल टू 1.35 रूट 3। ये हो गया। चलिए जी, तो k है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई q मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.35 रूट 3, 3 = 9। ये पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया, पॉइंट गया तो ऊपर 100 आ गया। अब जरा देखिएगा, ये मेरे पास हो गया 3 2 6, 3 2 6 और 10 की पावर 9 है, 9 माइनस 6 करेंगे तो +3 हो गया, या बल्कि 2 ऐड करो, 9 + 2 11, 11 माइनस 6 क्या हो गया 5, 6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू q इज इक्वल टू 1.35 रूट 3, 1.35 रूट 3। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसको नीचे ले जाओ। तो q इज इक्वल टू 1.35 इंटू रूट 3 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, अब तो इनकी वैल्यूज डालो और आंसर निकाल दो। देखिएगा कैसे करेंगे, रूट 3 की वैल्यू जानते हैं 1.73 का, तो q इज इक्वल टू 1.35 इंटू रूट 3 की वैल्यू लिखे 1.732 अपॉन नीचे 6 लिखा हुआ है और 10 की पावर 5 है। अब एक काम करो, जबरदस्ती 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि नीचे 10 की पावर 6 बन जाए और 10 की पावर 6 ऊपर जाकर 10 की पावर -6 बन जाएगा, तो हमारा जो चार्ज है वो माइक्रो कूलम में आ जाएगा। इस वजह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे चार्जेस माइक्रो कूलम में दे रखे हैं, इसको भी माइक्रो कूलम में निकालना, तो इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 10 की पावर 6 बन जाए। तो q इज इक्वल टू 1.35 इंटू 1.732। उनको जी जरा फटाफट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1.35 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 इज इक्वल टू 2.3382 डिवाइडेड बाई 6, 0.3897। ये आ गया 0.3897 मल्टीप्लाइड बाई 10, और फिर ये जो 10 की पावर 6 था इसको ऊपर ले आए, ये हो गया 10 की पावर -6। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 कट जाएगा, ये 0.8 इधर आ जाएगा, तो q इज इक्वल टू हो गया 3.897 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, यानी कि 3.897 माइक्रो कूलम। इतनी वैल्यू का चार्ज आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि ये जो चार्ज है एट ए पॉइंट ये आपका रेस्ट में रहे। इसको अप्रॉक्सीमेटली करके 3.9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? बता दो भाई, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ट्राई करना, 2 या 3 क्वेश्चंस भेजूंगा, ट्राई करना। ठीक है, कॉन्फिडेंटली करना होगा। अरे तो उसमें कैलकुलेशन ही तो करिए, लास्ट की तो करिए कैलकुलेशन।